नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात भारतीयों के डीएनए की। चौंके मत, गुरुवार को सियासत में यही बहस गरमाई रही। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डीएनए को लेकर जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, उसे लेकर दिग्गी राजा के बयान ने इस पूरे मसले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है और इस पूरे मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। देखिए पूरी खबर। भागवत के बयान को दिग्गी ने दिया तूल। डीएनए वाले बयान पर सियासत फुल। सबका डीएनए एक पर सियासत अलग। बात आगे बढ़ाने से पहले आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से सियासत में डीएनए चर्चा में है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। बात राष्ट्रवाद, एकता की कही गई। सभी भारतीय के डीएनए को एक बताया गया, लेकिन इसमें सियासत ने एंट्री मारकर डीएनए पर ड्रामा क्रिएट कर दिया। दिग्विजय सिंह ने इस बयान पर ऐसे सवाल किया कि इसका हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नजरिया बन गया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, तो फिर मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक होगा। अगर सभी का डीएनए एक है तो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून की क्या जरूरत है? अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है? लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है? फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का डीएनए एक ही है। अब डीएनए ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका ऐसा सियासीकरण हो जाएगा। कांग्रेस उसे उछालकर बीजेपी के पाले में डालेगी और बीजेपी कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करे। वैसे डीएनए सियासत से निकलकर धार्मिक मंच पर भी पहुंच गया है। उधर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान से असहमत हैं। उन्होंने कहा है कि भागवत का डीएनए वाला बयान अनुकूल नहीं है। आज मैंने मुझसे कहा था, ये बात मैंने उससे कही थी कि आपका बयान मुझे अनुकूल नहीं है। आज मैंने मुझसे कहा था, ये बात मैंने उससे कही थी कि आपका बयान मुझे अनुकूल नहीं है। डीएनए पर जितनी बातें होनी है वो तो होंगी ही, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने डीएनए एक होने की बात कही थी। भागवत यहाँ विचार रख रहे थे कि पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मॉब लिंचिंग में शामिल होने वाले लोग अब उनके इसी बयान को सियासत, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून के चश्मे से भी देखने लगी है। जानकारों की माने तो संघ का एक धड़ा भी ऐसे बयानों को पसंद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसन न्यूज। संघ में भी इसको लेकर चर्चा है, ऐसी अंदरूनी खबरें हैं। लेकिन मोहन भागवत जी को जो निकट से जानते और समझते हैं, उन्हें ये पता है कि वो एक व्यापक दृष्टि के साथ चीज़ों को देखने और समझने के हिमायती हैं। और यही वजह है कि शायद वो उन चुनिंदा इस पद पर जिस पर वो हैं, ऐसे चुनिंदा ओहदेदारों में से वो रहे हैं जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। और कुछ राष्ट्रीय चैनल, बहुत आरंभिक बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने आधे घंटे के इंटरव्यू भी दिए हैं, जिसमें कई ऐसे सवाल भी हुए हैं जो संघ की दृष्टि से बेहद चुभने वाले सवाल माने जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लाजिमी है ऐसा होना। पार्टी न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी जंग की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसमें महज 2 घंटे के भीतर वो किसी भी मैसेज को पूरे प्रदेश में पहुंचा सकेगी। तो क्या बीजेपी से तेजी से सीखा है कांग्रेस ने? कैसे, देखिए ये खबर। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या में बीजेपी को पछाड़ने के बाद कांग्रेस ने अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी लीड ले ली है।
इस जीत से उत्साहित कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा मजबूत होने जा रही है। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल से लेकर दूर दराज के गांवों तक सोशल मीडिया की एक टीम सेट कर दी है। पार्टी के पोस्ट, नेताओं के बयान और कंटेंट को वायरल करने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस IT सेल को दी गई है। हर जिले में सोशल मीडिया संयोजक बना दिए गए हैं। हर विधानसभा के बूथ, मंडलम और सेक्टर स्तर पर कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जा रहे हैं। भोपाल में बने वॉर रूम से जारी किसी भी मैसेज को 2 घंटे में पूरे प्रदेश में वायरल कर दिया जाएगा। हम लोग मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में सोशल मीडिया की टीम बूथ स्तर, मंडलम और सेक्टर तीनों जगह हम लोग कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करेंगे और ये अगले 1 माह के अंदर हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि भोपाल से जो चीज़ हम लोग यहाँ से वायरल करना चाहेंगे तो उसका एक हमने मापदंड तय किया है कि वो करीब 2 घंटे में मध्य प्रदेश के हर बूथ तक वो जो सच्चाई होती है, सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति जो चीज़ें होती है, जो हमारे कंटेंट होते हैं, वो वायरल हो। हालांकि कांग्रेस विधायकों और सांसदों की संख्या बल के मामले में प्रदेश में बीजेपी से बहुत पीछे है, लेकिन पार्टी ने सोशल मीडिया की ताकत को भांप लिया है। खासतौर पर युवाओं को साधने के लिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस लगातार एक्टिव है, लेकिन बीजेपी अब भी इसे कांग्रेस का हवाई काम मानती है। बीजेपी का कहना है कि जनता बीजेपी के साथ है। जमीन पर उनकी हैसियत नहीं बची तो अब वो केवल हवा में ही चलेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो हवा की बातें करेंगे, और जब वो हवा की बातें करेंगे तो हवा ही होगी। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया को माइंड सेट का जरिया भी माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झोंकते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वक्त ही तय करेगा कि किसकी कोशिश कामयाब होती है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात बीजेपी की जोड़ी नंबर 2 की। जी हाँ, जोड़ी नंबर 1 को तो पूरी दुनिया जानती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी। और अब दूसरी जोड़ी कौन सी है जिसकी चर्चा इन दिनों बीजेपी के हलकों में गर्म है? देख लीजिए पूरी खबर। जैसे ही सिंधिया बने कैबिनेट मिनिस्टर, वैसे ही बीजेपी में नई जोड़ी पर छिड़ गई बहस। शिवराज सिंधिया की जोड़ी और कम हुई भोपाल दिल्ली की दूरी। बीजेपी की इस नंबर 1 जोड़ी से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी की नंबर 2 जोड़ी भी तैयार है। ये बहस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैबिनेट मंत्री के बनने के साथ ही शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया बहुत मजबूत हो गए हैं और इससे भी ज्यादा मजबूत हुई है उनकी बॉन्डिंग। पहले देखिए ये ट्वीट। मंत्री बनने के बाद शिवराज ने बधाई दी और उसका सिंधिया ने कुछ यूं जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आपकी आत्मीय शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। ये तो रही मोदी के सपने को साकार करने की मंशा, लेकिन ये 2 तस्वीर से समझने में और भी आसानी होगी कि आखिर जोड़ी नंबर 2 की चर्चा क्यों गर्म है। एक तस्वीर उस वक्त की है जब शिवराज विपक्ष में थे और सिंधिया उनसे मिलने पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आज की है जब शिवराज सत्ता में है और सिंधिया भी साथ है। जब शिवराज विपक्ष में थे तब 45 मिनट सिंधिया से मुलाकात की खूब चर्चा हुई थी। आज भी जोड़ी वही है और चर्चा गर्म है। सिंधिया जी को जो डील की आखिरी किस्त थी वो 15 माह में पूरी हुई। 15 माह पहले मंत्री बनाना था। ऐसा विभाग दिया गया जिसमें काम करने को कुछ नहीं, सिर्फ उड़ने को है। तो निश्चित तौर पे यदि रेल मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय ऐसे विभाग दिए जाते तो कुछ करने को मिलता। लेकिन एक जिस प्रकार से पहले 15 महीने मंत्री नहीं बना के धोखा किया गया, विभाग में भी धोखा कर दिया गया है। आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस जोड़ी का चाहे जो विश्लेषण करे, लेकिन इस सच को कैसे झुटलाया जा सकता है कि शिवराज ने सिंधिया खेमे को आत्मसात किया है। ये तस्वीर देखिए
ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कहती है। जानकारों की माने तो शिवराज सिंधिया की जोड़ी मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त ही नहीं दिलाएगी, बल्कि लंबी पारी की ओर भी ले जाएगी। वैसे वक्त का पहिया किधर घूमेगा ये कोई नहीं कह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वक्त पर निगाह रखिए, क्या कमाल करती है ये जोड़ी, और क्या 2023 में 5वीं बार सरकार बनाने का भी एक ज़बरदस्त टास्क पूरा कर पाती है ये जोड़ी। शुभकामनाएं तो दी ही जा सकती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक करने के मामले में ग्वालियर के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। बुधवार रात 12:23 पर हैकर ने फेसबुक अकाउंट सिंधिया साहब का हैक कर लिया और उस पर उनके पुराने भाषण अपलोड कर दिए। यानी जब वो कांग्रेस में थे और उस समय जो उन्होंने बीजेपी सरकार केंद्र की और उसके प्रमुख नेताओं के खिलाफ टीका टिप्पणियां की थी, ऐसे वीडियो अपलोड किए गए। और इसमें मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में सिंधिया जी कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे थे कुछ भाषण में। हालांकि ये खबर लगते ही साइबर टीम एक्शन में आ गई और कुछ ही मिनटों में साइट को रिकवर कर लिया गया। भोपाल में सिंधिया समर्थक कृष्णा घाटगे ने इसकी पुष्टि की है। कई लोग हैकिंग के पीछे पुरानी पार्टी का भी हाथ बता रहे हैं। हालांकि ये कितनी इसमें सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है, एलिगेशन की ही बात प्रतीत होती है। मार्च 2020 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उसके बाद से ही उनके पुराने जो वीडियोस हैं वो कांग्रेस नेता ज़रूर गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर वायरल कर हमला करते रहे हैं। हैकर किस ग्रुप से जुड़ा है और किसने सिंधिया जी के ये पुराने वीडियो अपलोड किए हैं, ये मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उनकी एक आईडी फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। उस हैक करने के बारे में आज मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा की, उनको लिखित आवेदन दिया। लिखित आवेदन के आधार पर उन्होंने FIR रजिस्टर्ड किए और FIR रजिस्टर करने के बाद मैंने उनसे कहा कि अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी काम में विश्वास बड़ी चीज़ है, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चीज़ तो कॉन्फिडेंस ही है। लेकिन यही विश्वास अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, अति आत्मविश्वास में बदल जाए, तो सवाल उठने लाजमी है। 2023 के चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त है, यानी आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, लेकिन जीत हार पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस सामने आने लगा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से समझिए। 2023 पर जुबानी जंग। पूर्व सांसद बोले कांग्रेस की हार तय, जीत हुई तो कटवा लेंगे कान। सांसद बोले पहले से कटी नाक अब कान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2.5 साल का वक्त है। जनता किसे जिताएगी और किसे बैठाएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में हार जीत के दावे प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया है। बात नाक कान कटवाने तक जा पहुंची है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने यह दावा किया कि 2023 में कांग्रेस दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसके पीछे उनका तर्क है कि कांग्रेस सरकार जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पाई है। किसान, गरीब, युवा, सरकारी कर्मचारी सब ठगासा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की हार निश्चित है। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी तो वे अपने कान कटवा लेंगे। आज खाद बीज नहीं मिल रहा है ना, रसोईया का पैसा मिलेगा वो नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता देंगे वो नहीं हुआ, अनेकों गंगा जल लेके जो उन्होंने कसम खाया था, एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई सा है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। इस बयान पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने भी तंज कसने में देर नहीं की। उन्होंने कहा बीजेपी वाले नाक तो पहले ही कटवा चुके हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 15 ही सीट जीत पाई थी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर भी चुटकी ली। इससे बड़ी तो क्या नाक कटेगी? हाँ, बचा कुचा कान है तो 2023 में कटवा लेना, बाकी जनता को कान तो कटवा ही लिए, ये भी बचा है तो इसको भी कटवा लेना। बिल्कुल स्वागत है। दिनेश कश्यप की बयान से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बस्तर, छत्तीसगढ़ और केंद्र में पैर उखड़ चुकी है, उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नेस्त नाबूद होगी।
प्रदेश में चुनाव को अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार बनाने को लेकर चैलेंज शुरू हो गया है। दोनों ही दल के नेता 2023 को लेकर अपने अपने दावे करने लगे हैं। राज्य सरकार 2018 के वचन पत्र के वादों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। इसका फायदा चुनाव में कितना और किसको मिलेगा अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस अपना किला बचाने पूरी ताकत लगा रही है, तो बीजेपी बस्तर के रास्ते प्रदेश सरकार की चाबी तलाशने में जुट गई है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ में ये जुबानी जंग थमने वाली नहीं है, ये और तेज होगी और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का ये राजनीतिक और सियासी खेल चलता रहेगा। त्रेता युग में राम सेतु निर्माण में भगवान राम की मदद करने वाली गिलहरी को उसका इनाम कलयुग में इंसान ने दिया है। जी हाँ, इंदौर के गोविंद राम सक्सेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में एक सड़क को बैरिकेडिंग लगाकर इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां गाड़ियों के नीचे कुचलकर कई गिलहरियों की मौत होती थी। पहले सड़क पार करती इस गिलहरी पर नजर डालिए, फिर सड़क पर रखे इन बैरिकेड्स को देखिए। इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही की मनाही है। यहाँ से लोग सिर्फ पैदल ही आ जा सकते हैं और ये पूरी कवायद की गई है इन गिलहरियों के लिए। ये देश में पहला उदाहरण होगा जहाँ किसी नन्हे जीव के लिए इंसान ने अपनी सुविधाओं के साथ समझौता किया है। ये इंदौर के प्रतिष्ठित गोविंद राम सक्सेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है, जहां प्रबंधन ने करीब 200 मीटर की सड़क पर आवाजाही इसलिए बंद कर दी है क्योंकि यहां अक्सर गिलहरियां गाड़ियों के नीचे कुचलकर मर जाती थी। संस्थान में ग्रीन बेल्ट काफ़ी है और उसके कारण हमारी 2 रोड्स में गिलहरी काफ़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ ट्रैफिक से रोज़ गिलहरी मर जाती थी। मैक्सिमम 10 गिलहरी तक हम लोगों को मरी हुई दिखी है। उसके लिए हम लोगों ने समझाया, नोटिस भी निकाला, लेकिन ऐसा लगा कि नोटिस से दिक्कत आ रही थी, लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने फिर इसका पार्किंग प्लान चेंज किया। पार्किंग प्लान में 200 से 300 मीटर दूर गाड़ी खड़ी हो जाती है, वहाँ से लोग पैदल आते हैं। तो हमारी गिलहरी भी बच गई। गिलहरियों के लिए हमने खाने के लिए और रहने के लिए घोंसले भी बना रहे हैं। अभी हम 25 से 50 घोंसले बना के लगा रहे हैं, तो वो भी हम लगा रहे हैं। दरअसल इस कैंपस में हर रोज करीब 10 से 15 गिलहरियों की मौत हो जाती थी। जब लॉकडाउन लगा और यहाँ गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई तो गिलहरियों की मौतें थम गईं। इसके बाद प्रबंधन ने यहाँ बैरिकेड्स रखकर गाड़ियों की आवाजाही बंद करने का फैसला लिया। लोगों को करीब 200 मीटर पैदल चलना होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रबंधन ने यहाँ 10 साइकिलों का भी इंतजाम किया है। गिलहरी वातावरण का, प्रकृति का एक पार्ट ऐसा है कि आपने सुना होगा, गिलहरी क्या करता है कि बीजे ले जाता है और अपना खाने के लिए उसको छुपा देते हैं। वो नीचे गड्ढा करके छुपा देते हैं, बाद में भूल जाता है कि कहाँ लगा है, तो वहीं वो पौधे उग जाता है। ऐसा करके प्रकृति में एक सिस्टम डेवलप्ड है। उस सिस्टम को अगर आप किसी तरह का क्षति करोगे वो उगेगा नहीं। तो इसलिए हमने इधर गिलहरी को बचाने के चालू इसलिए भी किया है कि वो हो सकता है कि वो गिलहरी कुछ पौधे लगाए उग जाए। यहाँ हमारे पास कैंपस फॉरेस्ट भी है और ब्रीथिंग जोन भी है, वो पूरा इकोसिस्टम मेंटेन्ड है यहाँ। केवल गिलहरियों को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि कैंपस में हरियाली बनाए रखने के लिए प्रबंधन ने कोशिश की है। बेशक गिलहरियां सृष्टि के सबसे छोटे जानवरों में से एक है, लेकिन गोविंद राम सक्सेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज की ये कोशिश सबसे बड़ी कही जा सकती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ये वैसा ही है कि अगर हमने पेड़ लगा दिए, हरियाली से भर दिया अपने आसपास के वातावरण को, लेकिन उसमें रहने वाले गिलहरी और दूसरे प्राणियों की परवाह नहीं की, पंछियों की परवाह नहीं की, तो ये घर वैसे ही हैं जैसे मनुष्य के बिना खाली घर। तो आपको सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाने हैं, उस पर्यावरण और उस पर्यावरण के जो हिस्से हैं, प्राणी, तितली, पंछी, इन सब की भी रक्षा करनी है। और ये हेड्स ऑफ है गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट को, जिसने ये बेहद मानवीय पहल की है। और गिलहरियाँ ज़रूर धन्यवाद दे रही होंगी कि भगवान राम के बाद मनुष्य का एक और सहृदय रूप उनके सामने आया। अब बात एक ऐसे दिलचस्प वीडियो की जो अनोखा तो है ही, साथ ही इन दिनों वायरल भी है। एक शादी समारोह में दुल्हन को गोलगप्पे की माला और मुकुट पहनाया गया। इस वीडियो को पहली बार इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया।
इसके बाद ये कई सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। चलिए, अच्छा है कि जो दुल्हन थी उनका मन कहीं ललचाया नहीं तो गोलगप्पे के साथ वो पूछ लेती कि पानी किसके पास है, तो मुसीबत हो जाती आसपास जो लोग थे। लेकिन अच्छा इनोवेटिव प्रयोग था, दक्षिण भारत के किसी प्रदेश का ये विषय लग रहा था। और अब दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी वक्त इसी मौके पर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।